नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि मार्च 2026 में बदनुमा दाग बन चुके माओवाद का खात्मा हो जाएगा। 40 साल पुरानी इस तकलीफ का अंत छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। लेकिन बीते 5 दिनों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 5 दिनों में बीजापुर में 5 लोगों की हत्या माओवादियों के द्वारा कर दी गई है, जिसके बाद न केवल कई तरह के सवाल उठ रहे हैं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि क्या जनताना वाले जल्लाद बन गए हैं? क्यों निर्दोषों को मारा जा रहा है? क्यों कमजोरों पे जुल्म ढाया जा रहा है? आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसका खात्मा कब तक होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नक्सलवाद, माओवाद, हिंसा, हत्या, मुठभेड़, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बस्तर के इलाकों से ज्यादातर निकलकर सामने आते हैं। वैसे तो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। मार्च 2026 तक लाल आतंक का पूरी तरह से सफाया करने का ऐलान भी कर दिया है। अब तक के आंकड़े यही कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्लान काम तो कर रहा है, लेकिन इधर जब एक बार फिर शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है तो नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। नक्सली आम लोगों के साथ साथ नेताओं को भी निशाना बना रहे हैं। मौजूदगी दर्ज करा रहा लाल आतंक। 5 दिसंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता सुकलू फरसा की अगवा कर हत्या। 5 दिसंबर के नेमेट थाना क्षेत्र में पूर्व उप सरपंच सुखराम अवलम की हत्या। 7 दिसंबर को थाना बासागुड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी पद्दम की हत्या। 8 दिसंबर को थाना मद्देड़ में सुखरा यालम पर मुखबिरी का आरोप कर हत्या। 10 दिसंबर को थाना फरसेगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता माड़ो कुड़ियाम पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा, इनकी भी हत्या कर दी गई। बीते 5 दिसंबर से अब तक 2 महिला समेत 5 लोगों की नक्सलियों ने की हत्या। नक्सलियों की इस करतूत को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बौखलाहट करार दिया। अभी किसी निर्दोष को मार देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, ना कोई लोगों के उत्थान जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नक्सली ऐसा कर रहे हैं। 14 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम के समापन में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि इसे शाह के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इसी पर प्रदेश की सियासी बयानबाजियां भी चल रही है। एक तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस सरकार में भाजपा टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी। अब सरकार अपने ही भाजपा नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पाई है। बस्तर पूरी तरह से अशांत हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने नक्सल खात्मे पर जनता को विश्वास दिलाया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का एग्रेसिव मोड का ये परिणाम हो रहा है। नक्सलवाद बस्तर में अंतिम सांस गिन रहा है। नक्सली निर्दोषों को अपना निशाना बना रहे हैं। लगातार एक सप्ते में 5 लोगों की हत्या हुई है और मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग के नाम से आरोप लगाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कौन सा किलिंग है? ये बौखलाहट का उनके परिणाम है। माओवाद अपनी अंतिम सांसें बस्तर में गिन रहा है और इसलिए एक निर्दोष लोगों को वो निशाना बना रहे हैं। ये उनके बौखलाहट का परिणाम है। सियासत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। 210 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने या तो सरेंडर किया या फिर गिरफ्तार हो गए। लेकिन बीते कुछ दिनों में नक्सलियों की कायराना करतूत कई सवालों को जन्म दे गई। जैसे
इस घटनाओं से आखिर क्या संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं नक्सली? कांग्रेस के टारगेट किलिंग वाले आरोपों की सच्चाई क्या है, या फिर ये सियासत का कोई नया मोड़ है? इन सब सवालों के जवाब मार्च 2026 तक तो मिल ही जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आप इस रिपोर्ट को देख के समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या चाह रही है जनताना सरकार का दावा करने वाले ये लेफ्ट माओवादी तत्व या नक्सलवादी। आज इसी गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, आप युवा नेता है। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। उज्जवल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। 6 दिनों में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 घटनाएं बीजापुर में हुई है, क्या कहेंगे इस पे? अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जिनके परिवारजनों की मौतें इस नक्सली कायराना हमले में हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बुझता हुआ दीपक ज्यादा फड़फड़ाता है और ये दर्शा रहा है कि नक्सली जो हैं वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं और इसी बौखलाहट में, इसी छटपटाहट में वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ध्यान भटकाने की कोशिश है, अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है, बस्तर ओलंपिक के समापन में वो आ रहे हैं। और देखिए कि आज तक किसी भी सरकार के किसी भी गृह मंत्री, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड कांग्रेस, किसी भी पार्टी, किसी भी गृह मंत्री या सरकार द्वारा नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन पहली बार दी गई है। मैं इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को गिन रहा हूं। ये निहायत ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक घटना है हम सबके जीवन में, एक आम छत्तीसगढ़ी के जीवन में, जब नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन हमको पता है और अगले 1.5 साल में हम ये देखेंगे कि नक्सलवाद का खात्मा कैसे होता है। और इसी के कारण शायद नक्सली बौखला रहे हैं और निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या की उन्होंने, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आदिवासियों के बच्चों की देख रेख कर रही है, उनको मार रहे हैं। ये नक्सली तो नहीं हो सकते, गुंडे मवाली बदमाशी रंगदारी कर रहे हैं। उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बेहद गंभीर मसला है। 5 लोगों को 6 दिनों के भीतर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, 2026 मार्च में डेडलाइन तय है कि माओवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, लेकिन इस कीमत पे जनता तो सवाल पूछेगी। अमित जी, आपके मुखिया मतलब पीसीसी चीफ ने कह दिया कि जब कांग्रेस के राज में होता था तो टारगेट किलिंग का नाम बीजेपी दिया करती थी। अब क्या नाम देगी बीजेपी? 6 दिन में 5 लोगों की हत्या, महिला तक की हत्या कर दी गई। गंभीर विषय ये है। अवधेश जी, सबसे पहले तो जिनकी नक्सलियों ने हत्या की है, मैं उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और निश्चित तौर पे एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में ये जो घटना घट रही है, चाहे वो कांग्रेस के समय में हो चाहे भाजपा के समय में हो, वो दुखद है। और निश्चित तौर पे कि जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जब हम एक बात आरोप लगाते थे, जब ये विपक्ष में थे और हम 14 जिलों से इस समस्या को 1 या 2 जिलों में हमने सिमट दिया था, और जब ये कहते थे कि ये टारगेट किलिंग हो रही है तो हमें बड़ा दुख होता था। लेकिन मैंने कहा ना, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की अगर हत्या होती है तो वो लोकतंत्र के खिलाफ है, और ये बताता है कि ये हत्याएं वो लोग कर रहे हैं जिनका इस देश के संविधान में, लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, और जिन्हें ये लगता है, जिनके गणतंत्र में नहीं गणतंत्र में जिनका विश्वास है, वो इस टाइप की हत्या करते हैं। मतलब अगर वो उस समय आज ये कह रहे हैं, इनके मंत्रीगण कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है। मैं बहुत संवेदनशील मुद्दे पे आपने आज डिबेट रखी है, मैं उसमें राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ डिफरेंस बताना चाहता हूं कि हमारी भी मंशा उस समय पूरी पाक साफ थी, लेकिन राजनीति से परे उठ के कुछ मुद्दे होने चाहिए। ये राज्य और केंद्र का जो विषय है, दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के जिस प्रकार से विकास को अवरुद्ध करने वाला लगातार वो एक पूरा क्षेत्र जहां पर लोगों को अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को जिसका लाभ पहुंचाने का हम काम करते थे, तो ये जो हर्डल्स पैदा करते हैं, मुझे फिर कहना है कि आज आपको बताना पड़ेगा कि उस समय सिर्फ आप राजनीतिक लाभ के लिए क्या आप आरोप लगाते थे, और अगर उस समय आप ये कहते थे कि ये टारगेट
किलिंग है, तो आज आपको माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कांग्रेस पे ये आरोप लगाते थे। उज्जवल जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार पहले मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, राज्य गठन को 24 साल हो गए। 24 साल की सरकार में पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए जो नक्सलियों के मांद में जाके, सुरक्षा कैंप में जाके, जिन्होंने रात भर जवानों से चर्चा की, रात वहां पे बिताई। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तैयारियां बहुत है जिसे टेलीविजन पे नहीं बताया जा सकता। गोपनीयता, सुरक्षा, तमाम इसके मापदंड है, लेकिन वो भी इतिहास रचेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन उस इतिहास के रचने से 2 दिन पहले 6 दिनों में 5 लोगों की हत्या, क्या ये कीमत होगी इतिहास लिखने की? अवधेश जी, दावे दोनों तरफ से होते रहे, लेकिन नतीजा आज तक नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नतीजा कभी नहीं आएगा, बिल्कुल। देखिए क्या है कि आशावादी तो पिछली सरकार भी थी कांग्रेस की, और ये भी है। और थोड़ा सा आपने 24 साल कह दिया, तो चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का दूसरा कार्यकाल था। मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी, गृह मंत्री थे अपना पी चिदम्बरम जी, और पी चिदम्बरम जी ने इसी रायपुर में, राजधानी में आके, उस समय नए रायपुर में मंत्रालय शिफ्ट नहीं हुआ था। ये जो डीके चौक का जो मंत्रालय है, शास्त्री चौक का, वहां पे 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पटनायक जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तेलंगाना राज्य उस समय बना नहीं था। तो तीनों मुख्यमंत्री उस समय पहल हुई, प्रयास हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और जहां तक के उज्जवल दीपक भाई ने जैसे कहा कि पहली बार डेडलाइन दी गई है, तो मैं उज्जवल जी एक थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तो मैंने ही इसको लेके सवाल किया था। तो उन्होंने कहा कि केंद्र में फिर से अगर कहीं मोदी जी की सरकार आती है तो पूरा जो है नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। वो नहीं हो पाया। खैर, मैंने कहा कि आशावादी बने रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और भाई अमित ने कहा कि केंद्र व राज्य का विषय है, मिलकर लड़ना चाहिए। तो भाई अमित जी, आपके समय में चिदम्बरम जी ने प्रयास किया था, वो फिर जो वहां पे चीजें ठहर गई। भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट आई, उस समय अभी अमित ने कहा कि 14 जिलों से 2 जिले में। रविंद्र चौबे जी भी उस समय मंत्री थे भूपेश बघेल जी की सरकार में, तो कहते थे कि 3 जिलों में सिमट कर रह गया। लेकिन अगर ये 3 जिलों में सिमटता तो ऐसा विस्फोटक इसके परिणाम नहीं आते। लेकिन बहरहाल डेडलाइन दे दी है अमित शाह जी ने, उसके पहले केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने नहीं दिया, ये सत्य है। और लगता है कि कुछ अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक है, 2 जिले हैं, 3 जिले हों, कागज का खेल और विचारधारा का खेल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। उज्जवल जी, एक तो आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक दलें इसे टारगेट किलिंग का नाम देगी, या सरकार का फेलियर करार देगी, और सरकार जब बदलेगी या फिर आपके विचारधारा की सरकार आएगी तो वो कैसे कायराना करतूत में बदल जाता है? जरा जवाब दीजिए। जैसा अमित भाई ने कहा ना कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग आज कम से कम मैं नहीं देना चाहूंगा। 5 हत्याएं हुई हैं, संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखा है, पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल की हमारी सरकार में, उसमें खास तौर से पिछले 6 महीनों में 210 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया और कई कतार में हैं। तो ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है, भाजपा सरकार के लिए नहीं, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। हम सब उसके नागरिक हैं, और एक नासूर का अंत हो रहा है, वो दिख रहा है कि अंतिम कहां से ले रहा है। उस बात का गर्व हम सबको, सभी को होना चाहिए, पार्टी लाइन से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। बस मेरा यही कहना है कि नक्सलवाद का समापन जल्दी होना चाहिए। हम देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, जब भी छत्तीसगढ़ का नाम लेते थे, आज दिन तक छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता। आज भी रायपुर को भी लोग समझते हैं कि आप लोग कैसा करते हैं, नक्सलवादी वहां नहीं आते क्या। तो ये जो भ्रांति फैले हुई, जो परसेप्शन फैला हुआ छत्तीसगढ़ का, ये हटना चाहिए। 24 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए। अगले साल रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, और 25 साल में हम ये नहीं कर पाए, इस बात का मुझे सच में दुख है। पर अब जल्दी ही होने जा रहा है, इस बात की आशा भी है। ठीक है अमित जी, आज सियासत नहीं होगी, जवाब नहीं दिया जाएगा कि क्यों सियासत में सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल तो ये है साहब कि 5 लोगों का खून बहा दिया गया, जिसमें भाजपा के किसान मोर्चा के, मेरी जानकारी के अनुसार, मंडल अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। अमित जी, निश्चित तौर पे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, मतलब जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो निश्चित तौर पे अपनी एक विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, अपनी पार्टी का झंडा उठाते हैं और पार्टी के आइडियोलॉजी को बुलंद
स्तर से उठाते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से निर्दोषों की हत्या की जा रही है, चाहे पहले भी जो की गई है, ये कहीं से मैं इसे हिम्मत नहीं, ये बुजदिलों का काम है। जो ये हरकत करते हैं ना, वो निश्चित तौर पे कोई हिम्मत वाला काम नहीं है, बुजदिलों का काम है। और निश्चित तौर पे मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे ये कहना चाहता हूं अवधेश जी कि हमने इस दंश को झेला है। झीरम में हमने अपने नेताओं को खोया है। छत्तीसगढ़ ने अपने वो 3 करोड़ जो हमारी जनता है, वो आज तक उसमें भी न्याय मांगना चाहती है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक सरकार के साथ है, लेकिन सरकार ईमानदारी से प्रयास करे। और लगातार हम सब चाहते हैं कि इतना खूबसूरत जो बस्तर है, निश्चित तौर पे बस्तर की वादियों में पूरे देश विदेश के लोग आए, बस्तर की खूबसूरती को देखें, वहां की संस्कृति को देखें, वहां की जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो एक्चुअल जल जंगल जमीन के जो रखवाले हैं, जो एक्चुअल जमीन के मालिक हैं, उनके लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, वहां के लोगों को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। हम सब का यह ध्येय है। लेकिन जो आज भय युक्त बस्तर ये बना के रखे हैं, मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि भय युक्त से भय मुक्त में हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस भाजपा से ऊपर आके लड़ना पड़ेगा, केंद्र राज्य सरकार को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि कांग्रेस ने किया तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब आप विपक्ष सियासत नहीं, जब सियासत कहीं नहीं तो सियासत यहां भी नहीं। सियासत करने के लिए 364 दिन है, हर दिन अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होती है तो मैं बड़े कठोर शब्दों में उनकी निंदा करता हूं और मैं कहता हूं कि आप निश्चित तौर पे जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अगर वो बातों से नहीं मानते हैं तो अब सख्ती का समय आ गया है और सख्ती से उनसे निपटना चाहिए। फिर चाहे हमें जो भी इनिशिएटिव लेना पड़े, हम साथ हैं। अनिरुद्ध जी, 24 साल की बात हो गई, भय युक्त से लेके भय मुक्त बस्तर तक की बात हो गई। 8 साल कांग्रेस की सरकार 24 साल में और 16 साल बीजेपी की सरकार। दोनों ही दलों के लिए आंकड़े छोटे नहीं है। 16 साल और 8 साल, नासूर बनती समस्या, दिन प्रतिदिन लोगों के मन में बढ़ता भय। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मार्च 2026 की तारीख तय है। उज्जवल जी ने आंकड़े भी दिए कि बीते 11-12 माह में 210 नक्सलियों को मार गिराया गया है और लगभग 1000 से ऊपर सरेंडर और गिरफ्तारियों की संख्या है। तो क्या इसे माना जाए कि जल्द छत्तीसगढ़ बस्तर भय मुक्त हो जाएगा? अवधेश जी, आपने कांग्रेस के साल गिनाए, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी साल गिनाए, लेकिन एक ये है अवधेश जी की टेक्नोलॉजी का युग है और क्या है कि बहुत जल्दी चीजें विस्मृत हो जाती हैं। आपसे भी होती होगी, मुझसे भी होती होगी और मेरे मित्रों से भी होती होगी, इस चीज का इंकार नहीं, मैं उसमें खुद शामिल करता हूं। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि सरगुजा भी एक समय में बहुत नक्सली समस्या से पीड़ित था, राज्य बनते वक्त भी पीड़ित था। उस समय भी सरगुजा क्षेत्र में जन अदालत लगा करती थी नक्सलियों की, उसमें फैसले होते थे। सरगुजा में कैसा निराकरण हो गया, सरगुजा से कैसा नक्सलवाद खत्म हुआ, ये राज्य बनने के बाद ही हुआ है अवधेश जी। और दूसरी बात यह है कि देखिए क्या है कि बिल्कुल चीजें बहुत है ना पारदर्शी होनी चाहिए। सलवा जुडुम, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी तो सलवा जुडुम जो है सामने आया और ये है कि वो मतलब वहां के बस्तर के आदिवासियों के हित में है और नक्सलवाद से लड़ने का ये एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता से बस्तर के थे, आदिवासी नेता थे, उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन लगातार उस पर प्रश्न चिन्ह लगे सलवा जुडुम पे और बहुत सारी कहानियां हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, बंद करो सलवा जुडुम। अभी चल रहा है नियत निल्लानार। मैं एक चीज पे विष्णुदेव साय जी की मैं तारीफ करूंगा कि उनके सरकार बनते ही एक नियत निल्लानार जो है अभियान चला है। कम से कम उसमें सलवा जुडुम जैसा प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लग रहा है। ईश्वर करे कि उस पर कभी प्रश्न चिन्ह ना लगे। लेकिन अब जो है अवधेश जी, निराकरण की बहुत जरूरत है। और जो आपने इतिहास गिनाया है और 40 साल आप बताए, मैं जहां तक समझ आ रहा हूं और आखिरी लाइन ही बोलूंगा मैं, 60 के दशक में जब प्रवीर चंद्र जी भंजदेव जी की जब हत्या हुई बस्तर में, तब से लेकर आज तक बस्तर कब शांत रहा, अलग अलग रूपों में। ठीक है कि नक्सली समस्या को 40 साल हुए, लेकिन बस्तर जो है, बस्तर का हित कभी नहीं हुआ, बस्तर का भला कभी नहीं हुआ अवधेश जी। ठीक है उज्जवल जी, वही आंकड़े सबके सामने है कि 16 साल अगर एक पार्टी शासन में रहती है या 8 साल एक पार्टी शासन में रहती है, तो राजनीति से परे हट के बस्तर को अगर संभाव के चश्मे से देखा जाता तो
वक्त आज आप और हम बैठ के डिबेट साहब नहीं कर रहे होते, उन 5 लोगों के घर में आज मातम नहीं पसरा होता जिनकी 5 दिनों में हत्या कर दी गई है। जी देखिए, बस्तर जिला जो नक्सल के नासूर से आज तक पीड़ित था, अब तो 7 से 8 जिले हो चुके हैं वहां पे। एक समय वो केरल राज्य से बड़ा होता था, एक डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक कलेक्टर, एक कमिश्नर और एक एसपी होता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकेंद्रीकरण किया गया उसका, 7 से 8 जिले बनाए गए, उतने ही कलेक्टर, उतने ही एसपी और उतने ही एसडीएम, उतने ही तहसीलदार, उतने। तो सरकार को छोटा किया गया, जिलों को छोटा किया गया ताकि जन जन तक हम पहुंच सके। देखिए, एक समय पे जब पूर्व सरकार होती थी, पुराने समय पे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के समय पे, तो बस्तर क्या होता था, बस्तर पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी कि कोई अफसर काम नहीं कर रहा है, कोई करप्ट ऑफिसर है, किसी को सजा देनी है, कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या होता था, बस्तर भेज दिया जाए। आप सोचिए, डबल वैमी इंग्लिश में जो कहते हैं, एक तो एक्सप्लॉइटेड इलाका नक्सलियों द्वारा, ऊपर से करप्ट ऑफिसर। सोचिए दोनों को जब गठबंधन हो तो क्या हुआ, विकास कार्य वहां रुक गए, ऑडिट नहीं होता था वहां पे, क्योंकि लोग वहां पे जा नहीं पाते थे नक्सलियों के डर के मारे, और नक्सलियों की आमद बढ़ती गई। पर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के जो भोले भाले आदिवासी हैं, वो कभी मुख्य फ्रंट लाइन पे नहीं आए लड़ने के लिए, उनको कभी बंदूकें नहीं दी गई नक्सलियों द्वारा, उनका शोषण किया गया कपड़े धोने, बर्तन मांजने और खाना पकाने के लिए। महिलाओं का उपयोग क्या किया जाता था, समय समय पे पढ़ते रहते हैं। तो ये जो बॉर्डर पे जो हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ से 7 राज्य तो गिरा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य है, जैसा कि माननीय अनिरुद्ध जी ने कहा कि सरगुजा में भी था पर वो खत्म हो गया, ठीक है, एक नाजुक बात है, खत्म हुआ। तो बस्तर, आप जैसा हम सब जानते हैं, अबू जमार जैसा दुर्गम इलाका है, भौगोलिक स्थिति कठिन है, प्लस आइडेंटिफिकेशन इज द रियल इशू। हम पहचाने कैसे कि कौन नक्सली है और कौन नक्सली नहीं। और देखिए, नक्सलियों से ज्यादा बड़ी समस्या अर्बन नक्सलियों की है। जब भी वहां कोई घटना होती है, जब भी वहां कोई मुठभेड़ होती है और नक्सलियों के भेष में जब कोई मारा जाता है या कुछ होता है या ऐसा कुछ होता है, तो आरोप लगते हैं सरकार पे कि आपने भोले भाले आदिवासियों को मार दिया। तो इनसे भी बड़ा खतरा है, कम्युनिज्म से ज्यादा खतरा देश को आज किसी ताकत से। अमित जी, जरा जवाब दे दीजिएगा कि हर बार एनकाउंटर पे सवाल उठते हैं। मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर सवाल उठाए हैं। कुछ दिन पहले जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 मुठभेड़ फर्जी हुए हैं। हर बार सवाल उठते हैं। अर्बन नक्सली की भी बात की जा रही है। उस विचारधारा को कैसे कुचलेंगे, कैसे पहचानेंगे? जिस बात का जिक्र या जिस बात पे चिंता उज्जवल जी जता रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन इज ए रियल इशू, यही इशू सबके सामने है। नेताओं को भी उसमें जोड़ा जाता है। अमित जी, निश्चित तौर पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं इस बात से इस्तीफा इसलिए नहीं रखता कि जब हम कमेटी बनाते हैं और कमेटी गांव में जाती है और गांव के लोग जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो विपक्ष में होने के कारण निश्चित तौर पे हमको उनके साथ हमारे को आवाज बुलंद करना पड़ता है। तो ये आरोप चाहे मीडिया जगत से लगे, चाहे हमारे सरकार में बैठे लोगों से लगे, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी टीम गांव में जाती है तो वहां के लोग कहते हैं कि ये नक्सली मुठभेड़ नहीं है, ये फर्जी है। तो हम उस बिना पे कहते हैं, क्योंकि रहते तो वहां पर वो है, वो जानते हैं कि क्या सत्य है। दूसरा चीज आपने कहा अर्बन नक्सली, निश्चित तौर पे मैंने पहले भी आपके डिबेट्स में कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि जो अर्बन नक्सली हैं कैसे उनको पैसा पहुंचता है, कैसे उनको दवाइयां पहुंचती है। अभी कुछ दिन पहले जब नक्सली पकड़ाए थे, उनको सिलेंडर तक मिल रहा था, खाने की चीजें मिल रही थी, उनके कपड़े मिल रहे थे। ये सारी चीजें उन्हें कौन सप्लाई करता है, उसको ब्रेक करने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब तक अगर आप उनके सप्लाई चेन को नहीं काटेंगे, वो इसी तरह कार्रवाई उनके ऊपर और दबंगता से कार्रवाई होनी चाहिए और ज्यादा मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये भेड़िए के भेष में छुपे जो अर्बन नक्सली हैं, जिनके अंदर मानवता खत्म हो चुकी है, जो इस टाइप की हरकतों में लिप्त हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम इस समस्या का धंज हमने सबसे ज्यादा झेला है। और हम चाहे आप नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, कांग्रेस, हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने बहते हुए खूनों को देखा है अपने नेताओं के। तो मैं चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि सरकार मजबूती से लड़े। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे इसे राजनीतिक मुद्दा समझेंगे, तब तक ये समस्या नहीं खत्म हो सकती। इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। मैं लौटूंगा, समय रहा तो। अनिरुद्ध जी, 2 बातें आई, एक तो सप्लाई चेन को ब्रेक करने का और दूसरा आइडेंटिफिकेशन का। समस्याएं तो जगत में व्याप्त है, समस्याएं से हम सब रूबरू है। समाधान क्या होगा साहब, जरा इस पे 2 लाइन कह दीजिए।
देखिए, सप्लाई चेन की बात आ रही है तो जब डॉक्टर रमन सिंह जी का पहला कार्यकाल था और रामविचार नेताम जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि जो बंदूकें जो बरामद हुई वो चीन और नेपाल तरफ की है। और दूसरी बात एक चीज ये है, आपने जो है अमित जी से सवाल किया तो दीपक भाई जी ने क्या कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उसका हवाला दिया। ये भी गौर करिए कि जो विधानसभा के अभी जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महन जी, उन्होंने विधानसभा में ही सवाल उठाया था कि भरमार बंदूक, क्या भरमार बंदूक होती है क्या? मैं तो समझता हूँ कि जब विभाजित मध्य प्रदेश में मैं गृह मंत्री था तब भरमार बंदूक बंद हो चुकी थी। इस पे भी थोड़ा सा गौर कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। कुल मिला के तीनों मेहमानों ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे निपटना, निजात पाना हर कोई चाहता है, गैर राजनीतिक हो या छत्तीसगढ़ का आम निवासी, सबको को ये लगता है कि जल्द से जल्द इस नासूर बने समस्या का खात्मा हो। और केंद्र सरकार की ओर से, सरकारों की ओर से पहली बार डेडलाइन तय किया गया है। डेडलाइन में से पहले क्या मरे हुए माओवादी सच में खत्म हो जाएंगे, इस बात पे अभी भी सवाल बचा हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।